सो हे गाइस, आई एम बैक, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए सीरीज बनाई है। चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो या फिर आप सेमेस्टर 5 में हो, आप ये सीरीज देख सकते हो आराम से। ठीक है, किस किस के लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए ये सीरीज है, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 वालों के लिए। शुरू करते हैं। अगर आपकी बुक कौन सी है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एम्प्लॉई वेलफेयर एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। आसान है, यानी हम एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में और ग्रीवियंस के बारे में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से काम होता है, और ग्रीवियर ऑफ रिडेंस के बारे में सॉरी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस के बारे में, यानी जो शिकायतें होती हैं उसको कैसे दर्ज किया जाता है या फिर शिकायतें कैसे कही जा सकती हैं अपने मालिक से, बॉस से। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। तो चालू करने से पहले बता दूं भाई, अगर किसी को पूरी पूरी बुक के नोट्स खरीदने हैं, क्योंकि पेज मतलब पूरी बुक पढ़ना मुश्किल होता है भाई, 400-500 पेज की भाई। ठीक है, हाँ जी, तो हमने बहुत छोटे करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब कि जो लगता है ना फालतू की चीज डिवोट आगे, जो इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हमने उसके अंदर डाल रखे हैं नोट्स के अंदर। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप आराम से परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पे कर देना और उसके बाद क्या बोलते हैं आप परचेज कर लोगे। आसान भाई? हाँ जी, तो कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे इस नंबर पे नोट्स परचेज करने के लिए। ठीक है भाई? हाँ जी, और भाई कॉल मत करना, ज्यादा बेटर रहेगा व्हाट्सएप करना, कि कोई बार होता है कि कॉल आपकी नहीं मिलती या फिर हम बिजी मिलते हैं आपको कई बार। ठीक है, तो दिक्कतें आ जाती हैं, तो इस वजह से आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी नोट्स होगा उसके मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। आसान भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर एम्प्लॉय। ठीक है भाई, सही है, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। शुरू है? हाँ जी, तो सबसे पहले बात आती है एम्प्लॉय वेलफेयर होता क्या है। तो एम्प्लॉय वेलफेयर सिंपल सी बात है भाई, जितनी भी चीजें एम्प्लॉय चाहता है उसको वो प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है? एम्प्लॉय वेलफेयर क्या चाहता है? आसान है, वही वेलफेयर कहलाता है। शुरू करते हैं। तो एम्प्लॉय वेलफेयर होता क्या है? इट इज ए कंपनसेटिव टर्म इंक्लूडिंग वेरियस बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉयर जितने भी फैसिलिटीज, जितने भी बेनिफिट्स, जितने भी तरह की चीजें प्रोवाइड करता है किसको? एम्प्लॉय को, उसको ही क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय वेलफेयर। यानी एम्प्लॉय को जितनी भी चीजें मिलती हैं वही क्या कहलाती हैं? एम्प्लॉय वेलफेयर। आसान भाई? ठीक है, शुरू करते हैं। स्कोप, हम क्यों देते हैं एम्प्लॉय को ये सब चीजें उसको प्रोवाइड करते हैं, क्यों? यानी कि हम उसको बेनिफिट्स क्यों देते हैं, हम उसको सैलरीज या फिर उसके कंपनसेशन या फिर ड्राइविंग अलाउंस, HRA, DA, ये सब चीजें उसको क्यों प्रोवाइड करी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्कोप क्यों देते हैं हम ये सब चीजें? ताकि एनीथिंग डन फॉर फिजिकल, मोरल एंड इकोनॉमिकल वर्कर्स, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारे पास, उन एम्प्लॉय के लिए फिजिकली तौर पे और मोरल के तौर पे या फिर इकोनॉमिक तौर पे वो क्या रहे? डेवलप रहे या फिर मोटिवेट रहे। फिजिकली तौर पे मोटिवेट रहे, मोरल उनका बूस्ट रहे हमेशा कि भाई अच्छे तरीके से मतलब काम करें, कभी डिमोटिवेशन की भावना ना आए उसके अंदर। तो इन सब चीजों को बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? क्या बोलते हैं? इनको प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को वेलफेयर। आसान है? हाँ जी, ताकि ये लोग क्या रहे? मोटिवेट रहे और अच्छे तरीके से काम कर पाए। किसके लिए? हमारी कंपनी के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर हमारी फर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए। आसान भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, आगे चालू करते हैं। बात आती है एडवांटेज। तो एम्प्लॉय वेलफेयर यानी कि ये सब देने से फायदा क्या होगा एम्प्लॉय को? तो पहली चीज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी, क्योंकि भाई उन्हें सैलरी मिल रही है और कंपनी की तरफ से एक सपोर्ट मिल रहा है कि भाई कंपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी उनके। ठीक है, तो वो फिजिकल तो फिट रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी इससे। ठीक है, अगर मेडिकल बेनिफिट तो हम देते हैं तो उसको मेडिकल बेनिफिट भी मिल जाएगा एम्प्लॉय को, एफिशिएंसी बढ़ेगी जिससे, और जिससे उनका क्या बढ़ेगा? टैलेंट बढ़ेगा। तो ये सब फायदे होंगे किसको? एम्प्लॉय को मिलेंगे, जो कि किसकी वजह से? एम्प्लॉय वेलफेयर की वजह से। आगे चले भाई? हाँ जी, एजेंसी ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के लिए जो जो एजेंसी काम करती हैं, जो क्या मान लो, अगर मान लो किसी क्या बोलते हैं इंसान ने उनके वेलफेयर के बारे में सोचा नहीं या फिर कोई दिक्कत कर दी या फिर क्लेम करने से मना कर रहा है या फिर बोल रहा है हम आपके PF नहीं काटेंगे या फिर हम आपको ESI की सुविधा नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, कोई अगर इंडस्ट्री ऐसा कहती है, ठीक है, हाँ जी, तो आप कहाँ पे जा सकते हो? कौन कौन सी ऐसी एजेंसी है जो आपकी हेल्प करेंगी, एम्प्लॉय की हेल्प करती हैं क्या बोलते हैं लड़ने में आगे? ठीक है भाई, तो कौन सी एजेंसी है? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है, क्योंकि बहुत सारे वो केस लाती रहती है, बहुत सारे नियम कानून लाती रहती है जिसके तहत एम्प्लॉय को क्या मिले? सुरक्षा प्रदान हो। अगली चीज स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करती है भाई एम्प्लॉय की सिक्योरिटी के लिए, हर चीज के लिए। अगला एम्प्लॉयर, बल्कि जो मालिक होता है ना, आप खुद मालिक से जाके बात करोगे तो मालिक भी आपकी हेल्प करेगा। तो मालिक भी चाहता है कि उसके एम्प्लॉय जो होंगे वो सारे अच्छे तरीके से काम करें, खुशी रहे हमेशा।
ठीक है भाई। हाँ जी, तो आप माइलिक से जाके बात कर सकते हो सीधा। अगला ट्रेड यूनियन, जो लेबर की यूनियन होती है ना, हर जगह पे लेबर यूनियन होती है ना, हाँ जी, तो आप लेबर यूनियन या फिर ट्रेड यूनियन से जाके बात कर सकते हो, वो आपकी जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखेगी। आगे चलते हैं भाई, चैरिटी। कुछ चैरिटी ऐसी होती है ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर्स के लिए ही काम करती हैं, तो आप वहां पे चैरिटी में जाके केस वेस कर सकते हो आराम से, जो भी आपके साथ धोखाधड़ी करता है या फिर दिक्कत करता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी एजेंसी ऐसी एजेंसी हैं जो आपकी हेल्प करती हैं आपको डेवलप करने में या फिर आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में, यानी एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए, एम्प्लॉय के लिए ही काम करती हैं ये सारी की सारी एजेंसीज। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीजों को, बस छोटे छोटे टॉपिक में समझाना चाहता हूं कि वो चीजें जल्दी कर लो, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बहुत छोटे टॉपिक समझा रहा हूँ क्योंकि आप बना के कर सकते हो आराम से, इसके अंदर जितने भी होंगे कंटेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा डीपली नहीं घुस रहा मैं, क्योंकि पेपर में वो चीज याद नहीं आने वाली डीपली, जो भी क्या बोलते हैं जो मेन टॉपिक होते हैं ना वो खाली याद रहते हैं, तो इस वजह से श्योर है। हाँ जी, क्योंकि ज्यादा डीपली करूंगा, बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो हर भाई कंटेंट क्या होता है दिमाग से स्लिप होना चालू हो जाता है, तो इस वजह से जितना मेरे को लगता है ना भाई, जितना क्या बोलते हैं एफर्ट, ठीक है भाई, इतने में तुम बना के कर आओगे या फिर कर सकते हो, क्योंकि भाई कॉलेज में आ चुके हो तुम, 12वीं पास हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं रहे अब आप बड़े हो चुके हो, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि आप कर लोगे आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, शुगर थे। अगले चलते हैं भाई, इतना तो होना ही चाहिए अपनी तरफ से, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो फिर भाई उतना नहीं हो पाएगा कि हर एक टॉपिक लिख पाऊँ, हर एक चीज करवा पाऊँ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करती है, लॉ वो कैसे करती है, उतना डीपली आएगा भी नहीं और उतना डीपली आप लोगों को जानना भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। शुगर थे। टाइप ऑफ वेलफेयर, सॉरी भाई वेलफेयर की आई ई भी आएगा, वेलफेयर फैसिलिटीज, ठीक, ये तो पहचान लोगे तुम आराम से, छोटी छोटी गलतियां सॉरी। टाइप ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज, किस तरह की फैसिलिटीज है जो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज। पहली चीज इकोनॉमिक, यानी कि उसकी सैलरी या वेजेस यानी पैसे से रिलेटेड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, मतलब एम्प्लॉयर किसको, एम्प्लॉय को, यानी बिजनेसमैन किसको प्रोवाइड करता है, अपने एम्प्लॉयज को, तो सैलरी वैलरी मिलती है किसको, एम्प्लॉयज को, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फैसिलिटीज। दूसरा आता है फैसिलिटेटिव, कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है जो सैलरी के अलावा भी दी जाती है, जैसे कि ड्राइविंग अलाउंस, HRA या फिर कैंटीन या फिर क्या बोलते हैं रेस्ट रूम की फैसिलिटी, जैसे हाउस की फैसिलिटी, मेडिकल और एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटी है जो इकोनॉमिक फैसिलिटी नहीं होती है, फैसिलिटेटिव फैसिलिटी होती है, यानी कि उनको फैसिलिटी दी जाती है कि आपको सैलरी के साथ साथ ये सब चीजें भी मिलेंगी। आसान है। हाँ जी, तो ये फैसिलिटी होती है दो तरह की और आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ जी, इकोनॉमिक आपको पता है सैलरी, वेजेस, बोनस, ये सब चीजें होती हैं, वो आप कर दोगे। फैसिलिटेटिव में ये सारे लिखवा दिए मैंने। आगे चलते हैं भाई। अगर आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंसर्निंग एम्प्लॉय वेलफेयर, यानी एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से प्रोविजन बनाए हैं, ऐसे कौन कौन सी धाराएं बनाई हैं जो हेल्प करती हैं एम्प्लॉय के। पहली चीज वॉशिंग फैसिलिटीज, मान लो कोई एम्प्लॉय आया, उसके कपड़े वपड़े कहीं पे गंदे हो गए तो फिर वो कपड़े वपड़े धो सकता है। ये कहती है भाई सेक्शन 42। सेक्शन 42 कह रहा है, कौन सा सेक्शन 42 बोलिए, ये है भाई, हाँ क्या नाम था उसका, 1948 का एक्ट कौन सा था, हाँ द फैक्ट्री एक्ट। तो भाई फैक्ट्री एक्ट 1948 का, 1948 का कौन सा एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कहीं लिखा है, ये लिखा भाई 1948 का फैक्ट्री एक्ट कहता है, उसका सेक्शन 42 की वॉशिंग फैसिलिटी, यानी हर कंपनी के अंदर वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी मतलब वॉशरूम यूज करने के बाद आपको क्या बोलते हैं, हाथ वाथ वॉश करना, कपड़े वपड़े धोना, ये सब चीजें, मतलब मेंस के लिए अलग और वुमेन्स के लिए अलग सेपरेट होना चाहिए दोनों के लिए, और होनी चाहिए। हर कंपनी के लिए मैन और फीमेल, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। आगे चले, वॉशरूम ये सब चीजें अलग होनी चाहिए। अगली चीज स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ, यानी कि अपने जो कपड़े हैं या फिर जो गंदे कपड़े हैं या फिर जो सूखे कपड़े हैं उनको अलग रखने के लिए जगह होनी चाहिए कि भाई जो वो आया एम्प्लॉय आया, क्योंकि भाई घर से किसी और कपड़े में निकलते हैं, कंपनी में आके किसी और कपड़े में काम करना होता है ना भाई। मान लो कोई कंपनी ऐसी कंपनी है जो कोयले की कंपनी में काम करता है, तो ये थोड़ी ना कि गंदे कपड़े पहन के चलेगा हमेशा, घर से साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं एम्प्लॉय में काम करने के लिए, ठीक है, और वहां पे चलते हैं कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर काम करना चालू करते हैं। तो वो कपड़े सुखाने मुखाने के लिए जगह होनी चाहिए साफ सुथरी अलग से, ठीक है। अगली चीज सीटिंग फैसिलिटीज, यानी सेक्शन 44 कहता है, अच्छा ये सेक्शन 43 में लिखा था। अगला सेक्शन 44 कहता है सीटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। सीटिंग फैसिलिटीज मतलब बैठने की सुविधा होनी चाहिए जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, अगर कोई काम ऐसा है कि जो मशीनरी में जो खड़े खड़े काम करना है तो उनके लिए खड़े खड़े काम करवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब उनको रेस्ट का टाइम मिलता है तो फिर यानी खाना वाना खाने के टाइम पे तो ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि जहां पे वो बैठ के क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
आसान है, मतलब खाना वाना खा सकते हैं, बेस्ट मतलब रेस्ट करने के लिए जगह होनी चाहिए, सीटिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। अगला चीज फर्स्ट एड, सेक्शन 45 कहता है कि भाई अगर किसी को एम्प्लॉय को चोट वोट लग जाती है तो फिर उसके लिए फर्स्ट एड होनी चाहिए। अगला सेक्शन 46 कहता है कैंटीन, खाने वाने के लिए कैंटीन वैंटीन होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके की मैटर नहीं करता, चाहे कंपनी प्रोवाइड कर रही हो चाहे एम्प्लॉय ले रहा हो, मगर वो कैंटीन होनी चाहिए और उसके अंदर अच्छे तरीके से खाने मिलने चाहिए। आगे चलते हैं भाई, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। अब ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर क्या होता है? लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है और वो कहता है भाई कि एक कंपनी के अंदर एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है। वो कौन से एक्ट कहते हैं? वो कहते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 और उसके बाद हाँ जी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 और माइंस एक्ट 1951। ये सारे एक्ट बोलते हैं कि हर एक कंपनी में एक लेबर वेलफेयर होना जरूरी है, यानी कि जो जैसे एचआर होते हैं, हाँ जी, तो वो बता सकता है कि जो एम्प्लॉय है उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारे के सारे एम्प्लॉयज किसको जाके बता सकते हैं? लेबर वेलफेयर को बता सकते हैं। आसान है, इस इंसान को बता सकते हैं। अच्छा, ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो होगा ये क्या क्या काम करता है कंपनी के अंदर? तो वो क्या काम करता है? पहला एडवाइजरी, ये एडवाइस प्रोवाइड करता है किसको? जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको। अगला सर्विस ओरिएंटेड, इसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ये नहीं कि बॉस की तरह अगर आपसे जाके बैठ जाएगा, नहीं, इसका काम होता है सर्विस देखना। वो देखता रहेगा कि किसी एम्प्लॉय को जरूरत तो नहीं है मेरी, कोई क्या दिक्कत में तो नहीं आ रहा किसी कोई एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये सर्विस ओरिएंटेड इसकी होती है पूरी प्रोसेस। अगली चीज सुपरविजनरी, ये सुपरविजन प्रोवाइड करता है, यानी कि देख रेख करता है कि किसी एम्प्लॉय को चोट वोट ना लग रही हो, कोई एम्प्लॉय में झगड़ा वगड़ा ना हो, आराम से काम कर रहे हो, ये सब काम करता है। अगली चीज पॉलिशिंग, और वो जो एम्प्लॉय है उनको पॉलिश करने का, यानी कि उनको निखारने का काम करता है, उनको और ज्यादा उनकी स्किल्स को और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। आसान है भाई? हाँ जी, ये काम है लेबर वेलफेयर ऑफिसर के। शुरू करते हैं। अगला आता है छोटा सा टॉपिक है एम्प्लॉय पता नहीं भाई तुम बता नहीं दे यार गले की दवाई। हाँ जी, ग्रीवियंस। अब एम्प्लॉय ग्रीवियंस क्या होता है? ए फॉर्मल कंप्लेंट रेज्ड बाय एन एम्प्लॉय टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर विद इन द वर्कप्लेस, यानी कि एक ऐसे सब सीधी बात, एम्प्लॉय ग्रीवियंस होता क्या है? अगर किसी की शिकायत है किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एचआर से, किसी एम्प्लॉयर से या फिर किसी भी बिजनेस से, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस से, तो वो कैसे कंप्लेंट कर सकता है, कैसे बोल सकता है अपनी दिक्कतों को कैसे बता सकता है? उसको बोलते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंस। तो ग्रीवियंस मतलब होता है शिकायत और एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय की शिकायत। तो क्या होता है भाई एम्प्लॉय ग्रीवियंस? एक फॉर्मल कंप्लेंट होती है रेज्ड बाय एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जो करता है किसके बिहाफ पे, मतलब किसके लिए, किसके टुवर्ड्स, हाँ जी, टुवर्ड्स एन एम्प्लॉय, या फिर एचआर भी हो सकता है या फिर मैनेजर भी होता है, कोई भी। तो अगर कोई शिकायत करता है एम्प्लॉय, तो उस शिकायत को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय ग्रीवियंस। आसान है, शिकायत मतलब होता है ग्रीवियंस करना। तो यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय शिकायत करता है तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय ग्रीवियंस। शुरू करते हैं। सोर्सेज, हम किस किस तरीके से जो है शिकायतें अपनी बोल सकते हैं, किस किस के बिहाफ पे हम शिकायतें कर सकते हैं। पहला मैनेजमेंट पॉलिसी, हम जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसके बिहाफ पे हम शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए। यानी मैनेजमेंट की पॉलिसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये जो वाली पॉलिसी अच्छी नहीं लगी। अगला वर्किंग कंडीशन, जो कंपनी के अंदर वर्क कंडीशन है, यानी जिस तरीके से काम करवाया जाता है, अगर आपको कोई इससे दिक्कत है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, ग्रीवियंस डाल सकते हो, ठीक है, कि मेरे को इस वर्किंग कंडीशन में काम नहीं करना, इस वर्किंग कंडीशन से मेरे को दिक्कत है। अगला पर्सनल फैक्टर, कुछ ऐसे पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं जो केवल आप पे एप्लीकेबल होते हैं, आपको नहीं लगता कि मैं इस काम में मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से, तो भाई आप आराम से ग्रीवियंस डाल सकते हो, अपनी शिकायत बता सकते हो कि मैं क्या क्या काम कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा पर्सनल तौर पे भी, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला आता है हैंडलिंग ग्रीवियंस। अब कैसे हैंडल किया जाएगा? जो एम्प्लॉयर है, वो मालिक है, वो कैसे हैंडल करेगा ग्रीवियंस को, शिकायतों को? पहला मे और मे नॉट बी रियल, जो शिकायतें होती हैं पहले वो देखेगा रियल है या फिर नहीं है, क्योंकि शिकायतें झूठी भी हो सकती हैं और शिकायतें सच्ची भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको चेक करना है पहले ग्रीवियंस को, शिकायतों को, कि वो सही है या फिर गलत। उसके बाद कॉजेज, उसके बाद वो पहचानता है कि उसके कारण क्या है, वो जो शिकायत वो कर रहा है उसको कारण क्या है, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला इंडिविजुअल और ग्रुप। तो जो एम्प्लॉयर है वो देखता है भाई अगर इंडिविजुअल शिकायत है तो शायद कोई एक बार भी छोड़ भी दे, लेकिन जो ग्रुप की शिकायत है, यानी ज्यादातर लोग अगर कोई शिकायत कर रहे हैं किसी बारे में, तो उसको नहीं छोड़ सकता भाई, उसको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। तो भाई इस तरीके से वो पहचानेगा कि कौन सी ग्रीवियंस काम की है, मतलब कौन सी शिकायतें काम की है, किसको मैं ठीक करूं और किसको मैं ठीक ना करूं। आसान भाई। हाँ जी, अगला चलते हैं ग्रीवियंस प्रोसीजर। अगर आपको शिकायत डालनी है तो आप किस तरीके से मतलब डाल सकते हो शिकायतें, यानी अगर आपको एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से, अपने बॉस से शिकायत करनी है तो आप किस तरीके से शिकायत कर सकते हो। पहला, दो तरीके हैं भाई। पहला ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी क्या होता है? बॉस एकदम से बोल दे, यानी कि मालिक जो है एकदम से बोल दे भाई मेरा ऑफिस जब मर्जी खुला है, आप जब भी लगता है आपको कोई शिकायत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, सीधा मेरे पास आओ और मेरे से बात करो।
आसान है। हाँ जी, इसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, यानी जब आप सीधा जाके मालिक से बात कर सकते हो या फिर जिससे शिकायत हो रही है आप उससे जाके बात कर सकते हो, उसको बोलते हैं शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि आपके दरवाजे हमेशा के लिए खुले होते हैं। अगला स्टेप लैडर प्रोसीजर। स्टेप लैडर प्रोसीजर क्या होता है? एक तरीके से आपको पता है एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि पहले वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हाँ जी, क्या लिख रहा हूँ मैं, डीओबी, ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद होते हैं भाई मैनेजर्स, उसके बाद होते हैं भाई सुपरवाइजर, उसके बाद होते हैं एचआर वाले, और उसके बाद कौन होते हैं, सॉरी एचआर ऊपर होता है, एचआर, फिर उसके होता है सुपरवाइजर, फिर उसके बाद होते हैं लेबर। अगर मान यहाँ पे क्या है भाई, स्टेप लैडर प्रोसीजर। स्टेप लैडर प्रोसीजर में आपको सीढ़ियों की तरह चलना है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इसके पास जाओ, इसको कोई शिकायत होती है तब इसके पास जाएगा, इसके पास कोई शिकायत है तो इसके पास, इसके पास कोई शिकायत है तो इसके पास, ऐसा है ना। यानी कि सीढ़ियों की तरह चलोगे, एक एक कदम करके चलोगे आप, ये नहीं एकदम से छलांग मार के सीधा बॉस के पास पहुंच जाओगे। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हो। ये दो तरीके हैं शिकायतों को दर्ज करने के, ग्रेवियंस को दर्ज करने के। आसान है भाई। हाँ जी, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चैप्टर बचा नहीं, मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक क्या बोलते हैं बचे नहीं इसके, मतलब छोटे छोटे रह रहे होंगे, 2-3 पॉइंट वो आप आराम से कर लोगे। वैसे उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वो, ठीक है भाई। हाँ जी, ये टॉपिक था भाई अच्छी ग्रेवियंस किस तरीके से होती है, ये सब बता रखा था, जो कि मतलब शिकायतें जो होती हैं वो अच्छी तरीके से कैसे पहचान जाए, कौन सी अच्छी शिकायत है कौन सी बुरी शिकायत है, वो मैंने बता दिया। आप इसी को बना के लिख दोगे, ठीक है। हाँ, किसको कहा गया वो टॉपिक था ना अभी बताया था, ये रहा कि वो शिकायतें होंगी या फिर नहीं होंगी, उस तरीके से पहचान के आप लिख दोगे आराम से। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर, तो बहुत ही छोटा चैप्टर था। तो करते हैं अगली, मतलब आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम। अच्छा एक सेकंड भाई, वेट, क्या अगर किसी को नोट्स परचेज करने तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। और भाई इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पूरा चैप्टर आपको याद करवा रहे हैं, पूरी बुक आपके लिए बनाई है, तो भाई थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। हाँ जी, तो अगर किसी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो सही बात है भाई, सच बता रहा हूँ, दिल से कलेजे से फेफड़ों से गुर्दों से सच में थैंक यू है, ठीक है भाई। हाँ जी, और जिसने नहीं किया मेरे को पता आपने नहीं किया तो कर दो यार प्लीज, किस चीज का वेट है। तो मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।